और भी शेरों और शेरनियों। तो भाई वेव ऑप्टिक्स जो तुम्हें सबसे ज़्यादा तंग कर रहा था, हाजिर है तुम्हारे लिए वेव ऑप्टिक्स के ऊपर शॉर्ट सक्सेस का वीडियो। सबसे पहले हम पूरे सिलेबस की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में ये देखने में बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा है, बट टेक माय वर्ड ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसमें से काफ़ी कुछ रिमूव हो चुका है। सो वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन वेव एट द प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट्स। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसके अंदर, जैसे कि आपको नेक्स्ट लाइन में दिख ही रहा है यहाँ पर कि प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके 5 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपको इसका रीजन क्या मिलेगा यहाँ पर ध्यान से देखिए। इंटरफेरेंस आपके सिलेबस में है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है, एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ यानी कि फ्रिंजेस जो बनते हैं उसका एक्सप्रेशन है। साफ साफ क्लियर कट मेंशन है नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशंस याद करने हैं और कुछ नहीं करना। न्यूमेरिकल आ सकता है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये नहीं पता होना चाहिए फॉर्मूला आया कैसे, यानी कि देयर इज नो डेरिवेशन। कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कैसे बनानी है, इसकी कंडीशंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ठीक है, डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसका भी आपको सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है, कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। वीडियो भी आई थिंक हद से हद 20 से 25 मिनट का बनेगा इसके ऊपर, बहुत आराम से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट वेव ऑप्टिक्स। सो नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को समझना बहुत ही आसान है। देखिए, अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। लोकस वर्ड का मतलब होता है रास्ता, पाथ। तो ये वो पाथ होता है जिसके ऊपर की सारे पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसका यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल जो है ना एनसीईआरटी में और जनरली बुक्स में दिया गया है। जब एक पानी की ड्रॉप एक सरफेस पे गिरती है, ठीक है, जब एक पानी की ड्रॉप एक सरफेस पे गिरती है तो वहां से आपको सर्कल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब एक्चुअली वो सर्कल्स दिखाई क्यों देते हैं? कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पानी की ड्रॉप के साथ नीचे चले जाते हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी की ड्रॉप के साथ नीचे चले जाते हैं, तो वहां एक गड्ढा बन जाता है। तो जो पार्टिकल्स नॉर्मल सरफेस से आपको नीचे दिखाई देंगे, एक सर्कल सा दिखाई देगा आपको। फिर अगर कुछ पार्टिकल्स नीचे गए हैं तो साथ वाले पार्टिकल्स राइज करेंगे, तो एक सर्कल आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, बेसिकली वो जो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो वेव फ्रंट है। उस सर्कल पे आने वाले सारे पार्टिकल्स एक ही फेज में है, या तो क्रस्ट पे है या फिर ट्रफ पे है। ठीक है, तो बेसिकली वेव फ्रंट का मतलब क्या है? वेव फ्रंट एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता है जिस पर पड़ने वाले सारे पार्टिकल सेम फेज में ही होंगे, या तो सबके सब ऊपर होंगे या सबके सब नीचे होंगे या फिर ट्रांजिशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो वेव फ्रंट इसे कहते हैं। So now students we will discuss different types of wavefront. The first one is your spherical wavefront. Spherical wavefront कब निकलता है? मान लो एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट है, अब पॉइंट से जो लाइट निकलेगी वो तो हर डायरेक्शन में निकलेगी ऐसे करके, तो ऐसे स्फीयर्स बनते जाएंगे, पहले छोटा स्फीयर, फिर बड़ा स्फीयर, फिर और बड़ा स्फीयर, इस तरीके से बनता जाएगा। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट कब बनता है? जब आपका जो सोर्स होता है ना वो पॉइंट सोर्स होता है। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट क्या होता है? जब एक लीनियर स्लिट, मान लो आपने कैसे लाइन काट दी और उसमें से लाइट जब निकल रही, देखो यहां से एक सर्कल, फिर एक सर्कल, फिर एक सर्कल, ऐसे करते करते एक सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट निकलने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो सोर्स है वो एक लीनियर स्लिट है तो उसमें से जो आपकी वेवफ्रंट्स निकलेंगे वो सिलेंडर के हाफ्स निकलेंगे। ठीक है, जैसे यहां से लाइट निकली, एक सिलेंडर मतलब एक ऐसे कर्व पूरा का पूरा यहां से यूं करवाएगा, फिर एक और बड़ा करवाएगा, फिर एक और बड़ा करवाएगा, तो इस तरीके से जो है ना लाइट प्रोपेगेट करती जाएगी। नेक्स्ट इज प्लेन वेवफ्रंट। तो भाई प्लेन वेवफ्रंट कब बनता है? जब लाइट अपने सोर्स से बहुत दूर निकल जाती है तो उसका जो कर्वेचर होता है वेवफ्रंट का ना वो कम होता जाता है। तो जब कर्वेचर कम होता जाता है तो वो प्लेन की फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है। तो जब आपका वेवफ्रंट सोर्स से बहुत ही दूर हो जाएगा तो उस केस में इसको हम बोलेंगे प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। 3 टाइप के वेवफ्रंट, इनके डायग्राम्स आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं और सोर्स भी पूछा जा सकता है कि भाई सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कब बनता है, स्फेरिकल कब बनता है और प्लेन कब बनता है।
So students, now we will discuss different kinds of wavefront in practical situations. जैसे कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उस केस में जो है ना वेवफ्रंट कैसे आएगा। देखिए, किसी भी लेंस के लिए जो हम इंसिडेंट वेव बनाते हैं वो इन्फिनिटी से लेके चलते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है हमारे पास। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है सोर्स जो है वो बहुत दूरी पे है, और अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर सोर्स बहुत दूरी पे होगा तो दूरी वाले सोर्स के लिए आते आते जो वेवफ्रंट है वो प्लेन हो जाएगा। तो इंसिडेंट वेवफ्रंट तो ऐसे प्लेन हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद ये कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे यहाँ से कन्वर्जिंग वेवफ्रंट शो कर देंगे। कन्वर्जिंग वेवफ्रंट का मतलब होता है कि जो बीम का साइज है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे साइज जो है वो कम होता जा रहा है। इन केस ऑफ कनकेव लेंस, इंसिडेंट बीम तो फिर से क्या होगा, आपका प्लेन ही रहेगा। इंसिडेंट वेवफ्रंट विल बी अ प्लेन वेवफ्रंट, और यहाँ से अब ये डाइवर्ज करता हुआ ऐसे बाहर निकलने लग जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके का आपके पास फैलता हुआ वेवफ्रंट यहाँ आ जाएगा। अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, तो पहला बीम तो ऐसे पैरेलल आ रहा है और टकरा के ऐसे करके यूं ये जो है कन्वर्ज होता जा रहा है। देखिए, इंसिडेंट बीम तो ऐसे करके आ रहा था, यहाँ टकरा के यूं कन्वर्ज होता हुआ यूं चला गया। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो जो आपका इंसिडेंट बीम था वो तो ऐसे करके पैरेलल आ रहा था, मतलब प्लेन वेवफ्रंट आ रहा था यहाँ से, और इससे टकरा के ऐसे कन्वर्ज जो है इसमें स्फेरिकल शेप में आके इस तरीके से बाहर निकलता जाएगा। तो ऐसे रहा था, टकरा के यूं मुड़ गया और यहाँ से यूं ऐसे वापस चला गया। प्रिज्म के केस में बात करें तो भाई आ भी प्लेन वेवफ्रंट रहा था और जा भी प्लेन वेवफ्रंट रहा है, सिर्फ फर्क किसका है कि इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्ट हो गई है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर ये डायग्राम्स आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, पता नहीं इसके बारे में क्यों इतनी कंफ्यूजन फैली गई दुनिया में। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है ईच पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। बहुत बार आपने स्कूल्स में या कहीं पे जहाँ पे साइकिल्स की लाइन लगी होती है या बाइक्स की लाइन लगी होती है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर एक साइकिल को लात मार दी जाए तो सारी साइकिल जैसे करके गिरती जाती है। ठीक है, जो एक पॉइंट सोर्स था, जो एक सोर्स था डिस्टरबेंस का, उसने एक सेकेंडरी सोर्स क्रिएट किया, उसने अपने आगे एक सोर्स क्रिएट किया, यानी कि जो डिस्टरबेंस थी वो ऐसे ट्रेवल करती गई, सारी साइकिलें ऐसे लाइन में गिरती गई। ठीक है, आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसके अंदर दिखाते हैं कि एक वो बॉक्स गिरता है, उससे अगला बॉक्स गिरता है, उससे अगला बॉक्स गिरता है, ऐसे लाइन में एक पैटर्न बन जाता है। तो वो जो पैटर्न बन जाता है ना, वो एक वेव फ्रंट होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, each point on the wavefront acts as a source of secondary waves which add up to give the secondary wavefront at the later time। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, मैं इसको सिर्फ सेमी सर्कल में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सपोज यहाँ से एक वेवफ्रंट निकला, इसने अपने आगे वाले पार्टिकल्स को धक्का मारा, वो भी ऐसे मूव करने लग गए, इसने अपने आगे वाले पार्टिकल्स को धक्का मारा, वो भी ऐसे मूव करने लग गए। तो वेव जो है ना इस तरीके से प्रोपेगेट करने लग गई। तो ये होता है हाइगन्स प्रिंसिपल कि हर पार्टिकल एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो है ना पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इंटरफेरेंस की डेरिवेशन कट हो चुकी है। इसको डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी डेरिवेशन में ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ से ऐसे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट यूँ आया, यहाँ से इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे आके यहाँ टकरा के यूँ ऐसे करके चला जाए। ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे आया और टकरा के यहाँ से यूँ चला जाएगा। नोट करने वाली बात यह है कि जब ये वाली लाइन यहाँ बी पे टकरा चुकी है और इसकी रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ये यहाँ से टकरा के यूं ऊपर उठने शुरू हो गई है, ऊपर वाला वेव फ्रंट अभी भी हवा में है। ये वाला जो ये जो लाइन थी अभी भी हवा में है। तो भाई अभी यहाँ से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ए तो अभी भी ट्रेवल कर रहा है एयर के अंदर। तो जितने टाइम में ए वाला पॉइंट सी पर पहुंचेगा, जितने टाइम में ए वाला पॉइंट सी पर पहुंचेगा, उतने टाइम में बी से रिफ्लेक्शन स्टार्ट होकर ऊपर जानी शुरू हो गई। तो लेट्स से कि इसने टी टाइम लिया ए से,
इसने ए से सी जाने में जो टाइम लिया वो टी टाइम लिया। अब यहां से टकरा के जब ये वेव फ्रंट ऐसे ऊपर उठना शुरू हो गया तो भाई जब तक ए सी पे पहुंचेगा बी वाली वेव एक ऐसे हेमिस्फीयर के ऊपर, एक ऐसे वेव फ्रंट पे फैल चुकी है जिसका कि रेडियस सी इंटू टी होगा। अगर यहां से यहां तक का टाइम t है तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ये डिस्टेंस आपका ct था, उतने टाइम में b से वेव जो है ना वो d पर पहुंच चुकी है और bd का डिस्टेंस भी ct के बराबर है। ध्यान से देखेंगे, ड्यूरिंग द टाइम द डिस्टर्बेंस रीचेज फ्रॉम a टू c द सेकेंडरी वेव इज स्प्रेड ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ct। जब ये a से c पे आई उतने टाइम पे b से d पर ये पहुंच चुकी है, तो AC is equals to BD is equals to CT. Now we will discuss the proof of law of reflection, that is angle of incidence is equal to angle of reflection. देखिए, angle of incidence is equal to angle of reflection. इसको बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा, अगर ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा। So let me just rectify this diagram, थोड़ा सा गलत बना हुआ है यहाँ पर। दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा, अगर ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा। अब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC। नाउ इसके अंदर जो ये वाले एंगल है A और D, ये 90 डिग्री ईच होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होता है। जो रेज यहाँ से आ रही है वेव फ्रंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल A और एंगल D दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। BC और BC ये आपको कॉमन दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, सो BC इज कॉमन। AB इज इक्वल्स टू CD, जो आपका AB है, ये वाला जो वेव है AB दैट इज इक्वल टू CD। अभी हमने इससे पहले जस्ट प्रूव किया था CD के बराबर। तो इन दो ट्रायंगल्स के अंदर एक तो एंगल कॉमन आ गया 90 डिग्री का, दूसरा इनके हाइपोटेन्यूज कॉमन हो गए और एक साइड को हमने एक पर प्रूव कर दिया। तो बाय RHS थ्योरम ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R बाय CPCT। तो ये था आपका प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So students, now we will discuss the second most important derivation, that is your refraction on the basis of Huygens principle, और इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रिफ्रैक्शन तो तभी होगी जब मीडियम चेंज होगा, यानी कि एक मीडियम रेयर और दूसरा मीडियम डेंसर। तो यहाँ से एक वेव फ्रंट ऐसे आएगा और यू जो है रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। क्लियर? अब पॉइंट इज दैट फिर से वही इशू आ रहा है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो चुकी है और ये अभी भी हवा में है। ठीक है, अगर रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को v1 मान लिया जाए तो लेट्स से कि टाइम t के अंदर ये जो लाइट थी b से c पर पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी हो जाएगा। जिस टाइम में ये डिस्टेंस कवर हो रहा है उस टाइम में आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यहां तक पहुंच चुका है, लेकिन डेंसर मीडियम में स्पीड तो अलग होगी लाइट की, तो भाई ये v2 इंटू टी हो जाएगा। तो ये यहां से v2 इंटू टी कर देंगे इसको। अब यहां पर प्रूफ बहुत ही इजी है। देखिए, जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा इसके रेज के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वेव फ्रंट जो था इन रेज के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई का मतलब है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो भाई साइन आई इज इक्वल्स टू BC बाय AC, और साइन आर नीचे वाले ट्रायंगल में जो साइन आर बनेगा वो AD बाय AC बनेगा। दोनों के अंदर AC और AC कॉमन आ रहा है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो देखो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर BC बाय AD हो जाएगा। अब BC जो था दैट वाज V1 इंटू टी और जो AD था दैट वाज V2 इंटू टी। T से T कैंसिल हो गया, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू V1 बाय V2 बच गया। इस V1 को यहां नीचे ले आओ, साइन आर को यहां ऊपर ले आओ, तो 1 बाय V1 साइन आई इज इक्वल्स टू 1 बाय V2 साइन आर। अब दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दो, तो C बाय V1 μ1 बन जाएगा, C बाय V2 μ2 बन जाएगा। तो μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर।
यही सेम डेरिवेशन आपको रिवर्स मीडियम के लिए भी करनी है कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेशन को जरूर करके जाना, क्योंकि कई बार सीबीएसई में पूछ लिया जाता है कि भाई आपको स्पेसिफिकली लाइट को या तो रेयर से डेंसर लेके जाना है या डेंसर से रेयर। Now students, we are entering into the second part of this chapter which is related to interference and diffraction. सबसे पहले आपको सीक्वेंस वाइज ये समझना होगा कि भाई कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कोहेरेंट, कोहेरेंट का जो फुल फॉर्म होता है इट इज कॉमन इनहेरिटेंस, यानी कि दोनों सोर्सेज की कॉमन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो भाई वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो दोनों सोर्सेज के अंदर कॉमन होनी चाहिए। सबसे पहले टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कॉन्टिन्यूअसली एमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए विद जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दोनों के अंदर जो फेज गैप है वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए फेज गैप। तो ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं हम कोहेरेंट सोर्सेज। दोबारा बता रहा हूँ, कोहेरेंट मींस कॉमन इनहेरिटेंस, यानी कि दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कि आपके जो भाई बहन है, रियल भाई बहन, वो कोहेरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज कॉमन है, डीएनए सेम है दोनों का। द टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कॉन्टिन्यूअसली एमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड विद जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये पेपर में आ सकती है। स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई कोहेरेंट सोर्सेज ही क्यों चाहिए। ठीक है, अब कोहेरेंट सोर्सेज क्यों चाहिए कि अगर इसका मैंने मैथमेटिकल पार्ट हटा दिया है, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको आंसर दिया, बिकॉज साफ साफ लिखा कि भाई कोई इसके मैथमेटिकल पार्ट नहीं करना आपको। बिल्कुल इंग्लिश में मैंने प्लेन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। If phase is zero or constant, the bright spot will remain constantly bright and vice versa. अगर आपका फेज डिफरेंस जीरो नहीं है या कांस्टेंट नहीं है तो भाई जो आपका जो ब्राइट स्पॉट है वो जो है वो ब्राइट नहीं रह पाएगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अगर जो फेज जीरो है या कांस्टेंट है तो जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा ना वो परमानेंटली ब्राइट रहेगा। ठीक है, और जो डार्क फ्रिंज बनेगा वो परमानेंटली डार्क रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता, if phase is not constant, the intensity of bright and dark will keep on changing and there will be general illumination on the screen. अगर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज आपस में उनकी इंटेंसिटीज बदलती रहेंगी तो स्क्रीन के ऊपर एक जनरल लाइट आ जाएगी, फ्रिंजेस नहीं आएंगे, पैटर्न नहीं बनेगा। तो पैटर्न को कॉन्स्टेंटली बनाने के लिए, उसको फिक्स रखने के लिए फेज का जीरो या कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में एक जनरल इल्यूमिनेशन स्क्रीन के ऊपर रहेगी, फ्रिंजेस नहीं बनेंगे। इनफैक्ट अगर बन भी रहे होंगे तो वो टाइम के साथ साथ बदलते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कभी कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते, इसके पीछे का कारण ये है कि भाई सिंस लाइट इन अ सोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ एटम्स। जब किसी सोर्स के अंदर एटम्स एक्साइट होकर वापस से ठंडे होकर नीचे आते हैं तो उनमें से लाइट निकलती है। ठीक है, अब एक सबसे छोटे से छोटे सोर्स में भी भाई कम से कम भी मिलियंस ऑफ एटम्स मस्ट बी देयर, बहुत एटम्स होते हैं। तो दो सोर्सेज के अंदर बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे। अब आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दोनों सोर्सेज के अंदर सेम टाइम पे एटम एक्साइट हो और सेम टाइम पे नीचे आ जाए। ठीक है, यानी कि फेज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द टाइम ऑफ एक्साइटेशन, देयरफॉर दे कांट प्रोड्यूस लाइट ऑफ सेम फेज। भले ही वो सेम कलर की लाइट प्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन सेम फेज नहीं हो पाएगा इसके अंदर। तो आपको ये लिखना है कि दे कैन प्रोड्यूस लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ सेम फेज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि जब भी कोई एटम लाइट छोड़ता है अपने अंदर से तो वो लाइट कॉन्टिन्यूअसली मात्र 10⁻⁻8 सेकंड्स के लिए होती है। ठीक है, जो लाइट किसी एटम में से निकलती है वो 10⁻⁻8 सेकंड्स के लिए निकलती है, यानी कि एक सेकंड का 100 करोड़वां हिस्सा सॉरी, एक सेकंड का 10 करोड़वां हिस्सा। बहुत ही मामूली से आप तो फील भी नहीं कर पाएंगे इस चीज को, इसको तो कैलकुलेट करना ही पॉसिबल नहीं है। तो भाई अगर वो कोहेरेंट हो भी गए ना तो मात्र 10⁻⁻8 सेकंड के लिए होंगे, जो कि आप फील भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। सो
स्टूडेंट्स अब जो है ना, जितना हमने प्रिपरेशन करी थी अब तक कोहेरेंट सोर्सेज सब, उसको फाइनलाइज करने का टाइम आ चुका है। तो भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में पढ़ा तो आपने बहुत कुछ होगा, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इंटरफेरेंस का। सबने महाभारत तो देखी होगी, तो महाभारत में कई बार ऐसे सीन दिखाई जाते थे लड़ाई के अंदर कि एक तीर यहाँ से और एक तीर यहाँ से ऐसे आपस में टकरा के जो है ना, लाइट से लाइट तीर से तीर खत्म हो जाता था। तो भाई आज की डेट में इसको ना एंटी मिसाइल सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात होगी समझाने की कि भाई एक तीर यहाँ से आया, एक तीर यहाँ से आया, दोनों आपस में टकरा के खत्म हो गए। क्या लाइट को लाइट से टकरा के खत्म किया जा सकता है? आंसर इज यस। इंटरफेरेंस में यही होता है। When two light waves of, सबसे पहली कंडीशन सेम फ्रीक्वेंसी, दूसरी कंडीशन जीरो और कांस्टेंट फेज गैप, तीसरी कंडीशन ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो ये तीन कंडीशन है इंटरफेरेंस होने की। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज गैप जीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, और वेव शुड बी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, then the intensity of light gets redistributed। जो intensity of light होती है ना, वो redistribute हो जाती है, becoming maximum at some points and minimum at the others। कहीं पर maximum light आ जाती है यानी कि bright spot आ जाता है, और कहीं पर minimum यानी कि dark हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, अब जो है ना, इंटरफेरेंस का जो प्रोसेस है ये बेस किस पे होता है? ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सारे बच्चे अच्छे से नोट कर लो, और जो है ना ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला पॉइंट भी नोट कर लेना। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और साफ साफ मेंशन्ड है सिलेबस में कि इसकी डेरिवेशंस हट चुकी हैं। अब हम इसके बारे में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ेंगे, सिर्फ एंड फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखा गया, जो है यहाँ पर हमने ऐसे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा, एक वुडन प्लैंक के अंदर एक छेद कर दिया, यहाँ से लाइट ऐसे बाहर की तरफ प्रोपेगेट करना शुरू हो गई। उसके आगे एक और वुडन प्लैंक रखा जिसमें कि S1 S2 दो छेद किए गए, और यहाँ से जो है ना लाइट जो है इसके अंदर से लीक करनी शुरू हो गई। जब इन दोनों सोर्सेज से लाइट आपस में टकराएगी, इस रीजन में आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, यहाँ पर जब लाइट आपस में टकरा रही है तो इससे एक इंटरफेरिंग पैटर्न बनेगा। इंटरफेरिंग पैटर्न स्क्रीन पे बनेगा, और इंटरफेरेंस की खास बात यह है कि सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनता है। दूसरी बात, जितने भी फ्रिंजेस बनेंगे वो सारे के सारे सेम विड्थ के होंगे। ठीक है, सबकी विड्थ आइडेंटिकल रहेगी इसके अंदर। ये जो आपने डिस्टेंस लेना है सोर्सेज और स्क्रीन के बीच में, इसको कैपिटल डी लेंगे, और दो सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर स्मॉल डी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज के बारे में। डेरिवेशंस नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्मूला करने हैं कि भाई फ्रिंज विड्थ कितनी है, एंगुलर विड्थ कितनी है, कहां पर ब्राइट बनेगा, कहां पर डार्क बनेगा, उसकी पोजीशन की कंडीशन क्या है, ये सब चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो के अंदर। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल बी डिस्कसिंग फॉर्मूलाज। सबसे पहला फॉर्मूला है कि भाई ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि S1 से लाइट और S2 से लाइट को जाने में जो, जैसे एक लाइट यहाँ से एक लाइट यहाँ से जा रही है, तो दोनों को जाने में जो पाथ डिफरेंस लगेगा, किसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो उसका डिफरेंस आएगा S1 S2 से लेकर किसी भी एक पॉइंट तक लाइट को जाने में, उसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है ना, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ होना चाहिए। यानी कि जहां पर पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, कि दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ के बराबर है, तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। डार्क फ्रिंज कहां बनेगा? जहां ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो जाएगा। दिस इज ऑड एंड दिस इज हाफ वेवलेंथ। तो जहां पर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो जाएगा वहां पर डार्क बनेगा, और जहां पर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है वहां पर ब्राइट बनेगा। नाउ अब जो फ्रिंजेस बन रहे थे बीच में ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरीके से बन रहा था। तो अगर आपको nth फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना है कि सपोज 5वें फ्रिंज का डिस्टेंस कितना है, और फिर स्पेसिफिकली 5वें ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना है या 5वें डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस कितना है, तो भाई उसके लिए फॉर्मूला है ये वाला xn इक्वल्स टू n टाइम्स d बाय स्मॉल d। d क्या था यहाँ पर? डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। तो
तो d by small d into lambda. For dark fringe xn is equals to 2n minus 1 capital D by small d into lambda. सिंपल हमने यहां से इसी वाली कंडीशन को यूज किया है, इसको हमने d by d से मल्टीप्लाई कर दिया। बस जो n लैम्डा था उसको हमने यहाँ पे कैपिटल D by स्मॉल d से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस था उसको भी हमने कैपिटल D by स्मॉल d से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखते हैं इसके अब हम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस हैं वो है फ्रिंज विड्थ का बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स कैपिटल D by स्मॉल d। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, सिलेबस से हट चुका है, अदरवाइज इसकी डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस रखेंगे सोर्स और स्क्रीन के बीच में उतना ही फ्रिंज विड्थ, उतने फ्रिंजेस बड़े बड़े बनेंगे। जितना आप डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स को स्मॉल रखेंगे उतने ही जो है फ्रिंजेस आपके बड़े बड़े बनेंगे। जितना आप वेवलेंथ ऑफ लाइट ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे कि रेड की मैक्सिमम होती है तो उसमें मैक्सिमम विड्थ आएगी किसी भी सेटअप के अंदर। एंगुलर पोजीशन की अगर बात करें तो भाई एंगुलर पोजीशन क्या होता है, जो फ्रिंज विड्थ बना है इस तरीके, ये जो आपका फ्रिंज बना है इसका एंगल कितना बन रहा है ऐसे करके, तो भाई एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है, जो उसकी पोजीशन है फ्रिंज की, वो हो गई आपकी आर्क, ये हो गई आपकी आर्क, और जो डिस्टेंस था बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन वो हो गया आपका रेडियस। तो यहाँ पर एक्स एन को डी से डिवाइड कर देंगे। तो भाई जब ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो एक्स एन क्या था हमारे पास, n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d। जब उसको डिवाइड करेंगे d से d कट जाएगा कैपिटल वाला, स्मॉल d बचेगा यहाँ पर। डार्क की अगर बात करें तो 2n माइनस 1 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d। जब उसको d से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नीचे स्मॉल d बचेगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ भाई, तो अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। तो सबसे पहली बात तो इंटरफेरेंस और सस्टेन इंटरफेरेंस में फर्क क्या है। देखो, सस्टेन इंटरफेरेंस क्या होता है बेसिकली कि जिस पैटर्न को आप स्क्रीन पे परमानेंटली स्टेबल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सस्टेन इंटरफेरेंस। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपने इंटरफेरेंस करी, पैटर्न एकदम से हट जाता है। ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न काफी देर तक स्क्रीन पे स्टेबल रहेगा दैट इज कॉल्ड एज सस्टेन इंटरफेरेंस। तो सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। सबसे पहली कंडीशन है जो सोर्सेज है वो कोहेरेंट होने चाहिए। द वेव्स शुड ट्रैवल अलोंग सेम डायरेक्शन, ये तो दो कंडीशन इंटरफेरेंस की थी। ठीक है, वेव्स शुड हैव सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों वेव्स हैं उनकी जो पोलराइजेशन की स्टेट है वो भी स्टेबल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर बेटर कंट्रास्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी इक्वल। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाई द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी सेम। आंसर इज बिकॉज अगर वो सेम एम्पलीट्यूड की होंगी तो जहां पर ऐड होंगी तो ऐड होकर इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे एब्सोल्यूट डार्कनेस हो जाएगी, क्योंकि सेम एम्पलीट्यूड की थी। तो एब्सोल्यूट डार्कनेस की वजह से बेटर कंट्रास्ट आएगा। नाउ द स्लिट साइज शुड बी लेस टू अवॉइड इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट ऑफ सेम सोर्स। अगर आपने जो S1 S2 का साइज बड़ा कर दिया तो उससे क्या होगा कि उसकी अपनी ही वेव्स आपस में इंटरफेयर कर जाएंगी, जिससे कि इंटरफेरेंस पैटर्न काफी डल बनेगा, उसकी ब्राइटनेस बहुत ही वीक हो जाएगी, कंट्रास्ट बहुत ही जो उसका वीक हो जाएगा। तो जो स्लिट साइज है वो छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा हुआ तो आपस में इंटरफेरेंस हो जाएगी। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। अगर जो लाइट के अंदर दो वेवलेंथ हुई तो उसमें जो फ्रिंजेस है ना वो ओवरलैप कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने रेड लाइट और ग्रीन लाइट को यूज कर लिया तो उसमें फ्रिंजेस ओवरलैप कर जाएंगे, जिससे कि कम फ्रिंजेस आपको दिखाई देंगे, पैटर्न आपका सही से नहीं बनेगा। नाउ D शुड बी स्मॉल, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स शुड बी स्मॉल, एंड कैपिटल D शुड बी लार्ज, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन है वो बड़ा होना चाहिए, बिकॉज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो स्मॉल d आपका छोटा होना चाहिए और कैपिटल D बड़ा होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से कंसीडर कर लो, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जब लाइट ऐसे किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है जो उसकी वेवलेंथ के साइज के कंपेरेबल हो, तो लाइट जो है ना वो बेंड हो जाती है, ऐसे रीजन में चली जाती है जहां पर एक्चुअल में तो उसकी शेडो बननी चाहिए थी, यानी कि लाइट उन रीजन में भी पहुंच जाती है जहां पर ज्योमेट्रिकल शेडो होती है। सो द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट स्प्रेडिंग इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन।
जब लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के ऐसे किसी रीजन में एंटर कर जाती है जहां पर एक्चुअल में तो उसकी शेडो बननी चाहिए थी, जैसे कि मेरा हाथ है, मेरे हाथ के पीछे यहाँ शेडो बननी चाहिए थी, लेकिन लाइट यहाँ से टकरा के ऐसे बैंड होके उस रीजन में एंटर कर गई जहां पर एक्चुअल में शेडो होनी चाहिए। नाउ डाइफ्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड यानी कि सबसे ज़्यादा विजिबल तब होती है जब ऑर्डर ऑफ ऑब्स्टेकल, जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के बराबर हो। जैसे कि जो आपका लाइट की जो वेवलेंथ है वो माइक्रोमीटर्स में होती है, तो अगर ऑब्स्टेकल माइक्रोमीटर के साइज का है तो उस केस में जो डाइफ्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा विजिबल होगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया है और इस सोर्स ऑफ लाइट को हमने इसके फोकस पे रख दिया जिससे कि एक पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो गया। अब इस पैरेलल बीम को हमने एक स्लिट के ऊपर गिराया, सिंगल स्लिट के ऊपर गिराया, तो इस स्लिट से टकरा के एक यहाँ से वेव फ्रंट ऐसे ऊपर उठेगा जो कि इसी वेव अपने साथ ही इंटरफियर कर देगा। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हमने एक सोर्स लगाया जो कि कन्वेक्स लेंस के फोकस पे था। अगर ये स्लिट ना होता तो ये लाइट ऐसे स्ट्रेट जा रही थी यहाँ पर, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई इस स्लिट से टकराने पे लाइट का एक वेव फ्रंट ऐसे ऊपर उठ गया और जो वेव फ्रंट ऐसे सीधा जा रहा था ये उसी से टकरा जाएगा, यानी कि जो एक बीम यहां से ऐसे पहले सीधा जा रहा था और एक बीम या कोनों से टकरा के ऐसे ऊपर चला गया, ये देखो ये अपने साथ ही टकराता हुआ जाएगा। तो ये बेसिकली एक ही सोर्स के जो वेव फ्रंट्स थे ना वो आपस में ही टकरा गए, आपस में इंटरफेयर कर गए। उसकी वजह से यहां पर एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, जस्ट लाइक इंटरफेयर। आई एम सेइंग जस्ट लाइक, बिल्कुल वैसा सेम नहीं बने, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है इसके पैटर्न में कि जो सेंटर पे जो मैक्सिमा बनता है ना उसकी जो विड्थ होती है वो डबल होती है बाकी फ्रिंजेस से, यानी कि बीच वाला जो मैक्सिमा बनेगा वो डबल विड्थ का बनेगा एज कंपेयर टू द अदर फ्रिंजेस। और दूसरी बात, जैसे जैसे आप सेंट्रल फ्रिंज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ब्राइटनेस डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। इंटरफेरेंस के अंदर सारे फ्रिंजेस सेम इंटेंसिटी सेम ब्राइटनेस के होते हैं, लेकिन डाइफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो फ्रिंजेस है, पहली बात तो सेंटर वाला जो फ्रिंज है वो डबल होता है और जैसे जैसे आप सेंट्रल फ्रिंज से दूर जाते जाते हो वैसे वैसे उसका जो ब्राइटनेस है वो रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। आपके सिलेबस में सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन की सिर्फ क्वालिटेटिव जो है एनालिसिस है, इसमें मैथमेटिकल आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? तो ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपके इस चैप्टर के काफी डाउट्स जो है ना वो क्लियर हुए होंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल फ्री थिंकर्स एजुकेशन और मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू कीप गेटिंग माई वीडियोस।